ये बहुत घृणित और सुंदर है कि इसे मुझ पर छोड़ दिया जाए जो मूक और गूंगा है। यह निश्चित रूप से स्कूल में बदमाशी के बारे में सबसे बड़ी फिल्म है। सिर्फ इसलिए कि लड़की गूंगी है, ये बुरे छात्र उसे बेईमानी से धमकाते हैं। वे न केवल उसे गोंद से दीवार पर चिपका देते हैं, बल्कि उसे घूंसे भी मारते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ सहपाठियों ने लड़की को धमकाते हुए देखा तो किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि नेतृत्व करने वाली बुरी छात्रा प्रिंसिपल की बेटी थी। उन्होंने देखा और सुरक्षा द्वारा उन्हें दूर बुलाया गया, लेकिन कुछ बदमाश वहां नहीं रुके। अभी तक वो उसे धमकाता रहा और तब तक जाने से इनकार करता रहा जब तक उसे पर्याप्त मजा नहीं आ गया। जब माँ को ये जगह मिली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को अपमानजनक स्थिति में यातना दी गई थी। उसने जियाओतों के गोंद लगे बालों को काट दिया, फिर उसके पूरे शरीर को साफ किया और फिर सीधे स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई। अपनी बेटी को धमकाए जाने से बचाने के लिए लिहान को उम्मीद थी कि वह अपनी बेटी को वापस विशेष शिक्षा कक्षा में स्थानांतरित कर सकती है, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि दूसरों के लिए यह सोचना मुश्किल होगा कि वह विशेषाधिकार मांग रही थी। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि एनक्यू आमतौर पर जियाओतों के साथ कैसा व्यवहार करती है। यदि समस्या को हल करने का कोई रास्ता नहीं है तो क्या हम कम से कम इससे बच सकते हैं? मैं तुरंत शिक्षक जियाओ के साथ इस पर चर्चा करूंगा और वे बुरे छात्र जो छोटे बच्चों को धमकाते हैं उन्हें जल्द ही अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात कई लोग उत्साह पाने के लिए भारी बारिश में चर्चाए। उन्होंने मेज पर ताश फैलाए और यहाँ एक सुखद रात बिताने की तैयारी की। जब वे उस मूक लड़की के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसे धमकाया गया था, एक लड़की ने बाहर कुछ देखा, इसलिए वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गायब हो गई। अन्य दो लड़कियों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और वे धीरे धीरे वहां चली गईं। इसी समय काले रंग का एक आदमी अचानक बाहर आ गया और उनका सहकर्मी, लेकिन इसे पीट पीट कर मार डाला गया है। वे दोनों इतने भयभीत थे कि वे तेजी से ऊपर की ओर भागे, लेकिन वे काले कपड़े वाले व्यक्ति से बच नहीं सके। एक लड़की सीधे बिल्डिंग से कूद गई और तेजी से नीचे जंगल में भाग गई। जैसे ही उसने पुलिस का नंबर डायल किया, काले रंग का एक आदमी अचानक उसके पीछे आ गया। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस जांच करने के लिए घटनास्थल पर आए। जब दोनों ने सुना कि पास में एक हत्यारा है तो वे तुरंत सतर्क हो गए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें अगले सेकंड में अजीब आवाजें सुनाई दी और दोनों धीरे धीरे उसकी ओर चल पड़े। राष्ट्रपति काइगे, आप कब आए? मैं काफी समय से यहाँ हूँ। मैं आपका इंतजार करते करते बेचैन हो रहा हूँ। क्या वहाँ बाथरूम है? मैंने इसे तेज कर दिया है क्योंकि पिछले शुक्रवार को कुछ छात्र थे लापता लोगों को देखा। लड़की जियाओतों के साथ थी, इसलिए पुलिस ने पूछताछ के लिए तुरंत जियाओतों को ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह तब तक कुछ भी नहीं बोल सकती थी जब तक कि उसकी मां ने आकर नहीं कहा कि यह वास्तव में मामला था। बस इतना बताओ कि वह कौन सा दिन था? तो फिर आपने शुक्रवार को उत्तर क्यों दिया? सुनिश्चित हो, हर कोई जानता है कि उस दिन आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के बाद छात्रों को खाना खिलाया जाता है। अगर हम जाकर उनसे पूछें तो क्या होगा? वह बोल नहीं सकता। मैंने उससे बोलने के लिए नहीं कहा। क्या मेरे पास उसे लिखने के लिए कलम और कागज है? अब जब बच्चा लिखने से बहुत डर रहा है तो माँ केवल ये कह सकती है कि वह पहले वापस जाए और उन्हें लिखने से पहले तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उसकी बेटी को याद ना आ जाए। पुलिस के पास पहले सवाल पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहीं एक महिला सहपाठी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो प्रिंसिपल की बेटी थी। पता चला कि उस दिन उसे सर्दी और बुखार था और वह उन बुरे छात्रों के साथ चर्च नहीं गई थी, इसलिए वह भाग निकली। लेकिन जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो काले कपड़े वाला आदमी था। उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था और दूसरे पक्ष ने उसे अपने साथी के सेल फोन पर एक संदेश भेजा जिसमें उसे जंगल में एक टूटी हुई कार में मिलने के लिए कहा गया। लड़की ने बस सोचा कि उसके साथी जानबूझकर गायब हो रहे थे, इसलिए वो अकेले तय स्थान पर पहुंची। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड में बस लॉक हो गई और काले रंग का आदमी फिर से दिखाई दिया। इस समय स्कूल में एक प्रशंसा बैठक हो रही थी। प्रिंसिपल ने अपनी बेटी को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए वह उसे बुलाते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है। तभी प्रिंसिपल को लॉटरी लेने के लिए मंच पर बुलाया गया। अपनी बेटी के फोन पर कॉल करते समय उसने अप्रत्याशित रूप से रस्सी खींची और यह व्यक्ति उसकी बेटी निकली। ये बुरे छात्र कितने घृणित हैं। उन्होंने जबरन लड़की के सिर पर तारों से भरी एक माला डाल दी और फिर साथ में फोटो लेने के लिए अपने मोबाइल फोन चालू कर दिए। क्योंकि यह पर्याप्त नहीं था, उन्होंने लड़की के बाल काट दिए, उसे एक गिलास पानी में डाल दिया और फिर उसे पी लिया सीधे। लड़की को एक गुड़िया के रूप में धमकाया गया था। इस समय उसकी अच्छी दोस्त जियाओतों कैंची लेकर आगे बढ़ी, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। अपनी बेटी को मुसीबत में पड़ने से रोकने के लिए उसने जियाओतों को खींच लिया। जब आप वापस आएंगे तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, चाहे आपने इसे सुना हो या नहीं, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इस बार ये लोग और भी बेईमान हो गए। उन्होंने अपने पसंदीदा छोटे पालतू जानवर की रक्षा के लिए हुईजुन को कांच की छत पर खड़े होने की धमकी देने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया। हुईजुन के पास बुरे छात्रों की बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उसने ग्लास टॉप पर कदम रखा वह टूट गया। इस समय नीचे कक्षा में एक कक्षा चल रही थी। जब शिक्षक ने ऊपर देखा तो कई बुरे छात्र इतने भयभीत थे कि वे अनजाने में नीचे भाग गए। जब तक माँ और बेटी भाग गई जांच करने के लिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस बार तुरंत पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई। जब उसके पिता ने अपनी बेटी को जमीन पर पड़ा देखा तो वो बेहोश हो गए।
पिताजी, पिताजी, पिताजी यहाँ हैं, पिताजी यहाँ हैं, पिताजी यहाँ हैं, जाओ मत रो, मत रो, मत रो। हेंग हेंग लिन ज़ेफू की केवल एक बेटी थी। वे मूल रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे और खुशी से रहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी उन्हें इस तरह छोड़ देगी। हुई जुन को दफनाने के बाद वह प्रिंसिपल से पूछने गए कि उनकी बेटी इमारत से क्यों गिरी, लेकिन स्कूल ने कहा कि वहां निगरानी टूट गई थी और जोर देकर कहा कि उनकी बेटी ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लिन ज़ाइफू अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था और वह कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करेगा, इसलिए गवाहों को खोजने के लिए वह हर दिन स्कूल के गेट पर पर्चे बांटता था, इस उम्मीद में कि जब वह प्रिंसिपल को देखेगा तो कोई उसे सच बताएगा। वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी हमेशा की तरह लापरवाही बरत रहा था। अगर वह रोता रहा और रोता रहा तो शिक्षक जूम पहले ही टूट चुका था। जो हुआ उसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जल्दी से वापस जाएं। शिक्षक फैंग, इस निगरानी प्रणाली को कैसे तोड़ा जा सकता है? मूल रूप से शिक्षक ने हत्यारे को देखा था, लेकिन दूसरा पक्ष प्रिंसिपल की बेटी निकला, इसलिए वह केवल मामले को छिपाने का विकल्प चुन सकता था। मूल रूप से यह सोचकर कि मामला शांत हो जाएगा, लिन ज़ेफू को अप्रत्याशित रूप से एक मोबाइल फोन मिला, जिसे घटनास्थल पर कई लोगों ने खोला तो उन्होंने पाया कि यह उनकी बेटी को धमकाए जाने के दृश्यों से भरा था। अंततः उसे पता चला कि हत्यारा उसका पिता ही था और वह पूरी तरह से फटने लगा। उसे अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना चाहिए, इसलिए उसने सीधे छात्रों को मार डाला और फिर प्रिंसिपल की बेटी को कार में ले गया और उसे मृत बेटी को देने के लिए कहा। दफन चेतना का अंतिम बिंदु नए जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। हुईजुन और जियाओतोंग हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन जब हुईजुन को धमकाया गया तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लिन ज़ेफू ने अपना लक्ष्य उस पर केंद्रित कर दिया। जब ली हान घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी गायब थी। गलियारे पर निशान देखकर उसे संदेह हुआ कि लिन ज़ेफू ने ऐसा किया होगा, इसलिए वह बाहर से उसके घर में घुस गया। अप्रत्याशित रूप से लिन ज़ेफू भी इस समय वापस भाग गया। वो इतना भयभीत था कि वह केवल बिस्तर के नीचे छिप सकता था, बस जंगल में। जब लिन ज़ाइफू कपड़े बदल रहा था तो उसने गलती से अपने कपड़े जमीन पर गिरा दिए। जब वो चाबी लेने के लिए नीचे झुका तो किसी ने अचानक दरवाजा खटखटाया और उसने देखा कि यह मकान मालकिन थी। पता चला कि चाची चाहती थी कि वो गाड़ी चलाए और कुछ पहुंचाने में मदद करे। लिन ज़ेफू ने कहा कि वो कल ही मुक्त होंगे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया उन्हें वापस बुला लिया गया। क्या आप आज सचमुच व्यस्त हैं? ओह, आपने इसे मेरे लिए भी पैक किया। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाई लिन। क्या आप मुझे शहर के केंद्र तक ले जा सकते हैं? वहाँ दोपहर में मेरी कक्षा का पुनर्मिलन है और मुझे बाद में कुछ करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लिन ज़ेफू के पास उसे वहां ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन चैरिटी मीटिंग के रास्ते में चाची को अचानक एक फोन आया क्योंकि यहाँ सिग्नल अच्छा नहीं था। उन्होंने सीधे स्पीकरफोन चालू किया और कहा कि लिन ज़ेफू एक वांछित अपराधी था। आज पुलिस ने उन रियायती महिला छात्रों का स्वागत किया और उससे कुछ लेना देना था। फोन रख दिया, फोन रख दिया, फोन रख दिया। मैं तुरंत इस बकवास पर आ गया। यह अचानक आप पर आ गया। कार के अंदर बहुत शांति थी जहां मैं बकवास करने गया था। संगीत सुने। गर्ल्स हाई स्कूल में हत्या के मामले में बड़ी खोज के बावजूद पुलिस को संदेह है कि यह उस पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है जिसने चैरिटी एसोसिएशन की सह स्थापना की थी। सबको पता चल गया। क्या खबर है? कौन बकवास कर रहा है? ये सच है कि मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। वो वापस नहीं आ सकता, तुम्हें पता है? वो वापस नहीं आ सकता। हम तुम पर इतना विश्वास करते हैं। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर कि उसकी बेटी को फूलों के बगीचे में दफनाया गया था, माँ अब और सहन नहीं कर सकी, इसलिए उसने एक हथौड़ा उठाया और उस पर वार किया। चाहे वह कितनी भी पागल क्यों न हो, वो लिन ज़ेफू को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। अपनी बेटी को खोना कैसा लगता है? उसने मौके का फायदा उठाते हुए जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाई, लिन ज़ाइफू की कमर पर प्रहार किया, फिर चूना उठाया और उस पर छिड़क दिया। जब लिन ज़ेफू मुश्किल से अपनी आंखें खोल सका, ली हान ने पहले ही हथौड़ा उठा लिया था। ये देखकर कि ली हान ने हिलना बंद कर दिया है, उसने सीधे टीचर फैन को अपनी पीठ पर उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उन दोनों के चले जाने के बाद चाची बाहर भागी और ली हान को उठने में मदद की। फिर दोनों ने लिन का पीछा करने के लिए एक साथ गाड़ी चलाई। जब फू के मकान मालिक ने सुना कि जियाओतों को उसके बगीचे में दफनाया गया है तो उसने तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए अपने सेल फोन की तलाश की, लेकिन बिना सोचे समझे ली हान ने अपना बैग फेंक दिया। चाची को एहसास हुआ कि यह महिला भी एक पागल थी, इसलिए उन्होंने कार से बाहर निकलने के लिए स्टीयरिंग व्हील खींचा, लेकिन ली हान के हथौड़े से वह बेहोश हो गई। कार गलती से लिन ज़ेफू के ट्रक से टकरा गई और आखिरकार कार सीधे खाई में जा गिरी और वह उसे घसीटते हुए शव के पास आया और फिर उसने अपनी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछा। मैं आपसे पूछता हूँ कि जियाओलोंग कहाँ है? ये हमारे नीचे है। हम सभी प्राकृतिक हैं। मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। अब तुम मेरे जैसी ही हो। मैं तुमसे अलग हूँ। मैं सिर्फ एक माँ हूँ। लिन ज़ेफू ने महिला को कार से बाहर धकेल दिया, एक्सीलेटर पर कदम रखा और आगे बढ़ी। इसी समय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। ये देखकर कि पिकअप ट्रक का रुकने का कोई इरादा नहीं था, कैप्टन ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। वरिष्ठ, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपने उसे एक ही बार में रोक दिया, लेकिन चूक गए और वह अभी भी जीवित है। सभी को वापस पुलिस स्टेशन लाया गया और 4 लड़कियों के शव मिले। अब केवल जियाओतोंग गायब हो गया है।
लिन ज़ेफू ने कहा कि उसने उसे फूलों के बगीचे में दफनाया था, लेकिन जब पुलिस ने फूलों के बगीचे की खुदाई की तो उन्हें केवल एक आदमी की हड्डियां मिली। यह आदमी चेन यूटोंग सौतेला पिता था, है ना? लड़की का पति, ठीक है। लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? चेन यूतोंग अब कहाँ है? उसके पास ही है। इस समय लिन ज़ेफू ने पुलिस को धक्का देने का अवसर लिया, बालकनी पर कूद गया और सभी की डांट के बीच नीचे कूद गया और तब से पूरी तरह से मुक्त हो गया। लेकिन जियाओतोंग कहाँ गया? ये किसकी हड्डियां हैं? जब तक पुलिस को घटनास्थल से कुछ कागज की क्रेनें नहीं मिली, उन्होंने कागज की क्रेनों को एक साथ मिलाकर एक चित्र बनाया जिस पर कुमक्वेट और पंखे थे। अधिकारी दाई ने तुरंत ली हान के पति के बारे में सोचा। इतने सालों तक उसने हमेशा कहा था कि उसका पति गुआंगझो में काम कर रहा था, लेकिन जब कप्तान खोज करने के लिए उसके घर आया तो उसे पता चला कि वह झूठ बोल रही थी। ली हान ने आखिरकार सच बता दिया। ये पता चला कि उसके पति को बहुत पहले ही मार डाला गया था। वो एक घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति था जो हर दिन उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करता था। ली हान अब इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने थोड़ा पानी उठा लिया। परिणामस्वरूप चाकू से गांठ खत्म हो गई और फिर उसने उसे बालकनी पर गाड़ दिया और वर्षों की खेती के बाद उसने कुमकुम उगाया। जब सभी को लगा कि मामला खुल गया है, तभी मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया। ये पता चला कि अधिकारी दाई का बेटा एक स्पष्ट कैमरा पागल है। उसने एक वीडियो सौंपने की पहल की जो कई साल पहले गुप्त रूप से लिया गया था। वीडियो में हत्यारा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसकी 9 वर्षीय बेटी थी जियाओतोंग। ये पता चला कि उसका पति न केवल घरेलू हिंसा करने वाला व्यक्ति था, बल्कि एक विकृत व्यक्ति भी था जिसने अपनी बेटी पर हमला करने का साहस किया क्योंकि जियाओतोंग अपनी मां को उसके द्वारा धमकाए जाने को सहन नहीं कर सकी। उसने उसे चाकू से मार डाला। तब से मां और बेटी झूठ बोल रही हैं। ली हान नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को इसका परिणाम भुगतना पड़े, इसलिए उसने मनगढ़ंत कहानी रची कि उसने किसी की हत्या कर दी है और यहां तक कि पुलिस अधिकारी को भी अपने पास ले आया। वीडियो सबूत देखने के बाद उसने फिर भी जोर देकर कहा कि उसने खुद उस व्यक्ति को मार डाला और उसका जियाओतोंग से कोई लेना देना नहीं है। जियाओतोंग को उस दिन घर पर अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। जब मैंने उसे देखा तो वह पहले से ही रिकॉर्डिंग में थी। मैं एक मां हूं, वह बहुत छोटी है और वह एक लड़की है। यह अजीब है कि मैं तुम्हें कैसे पकड़ सकती हूं। अधिकारी दाई अंततः मात्र प्रेम से प्रभावित हुई और उन्होंने एक मां के बलिदान को पूरा करते हुए सीधे कैमरे को नष्ट कर दिया। इस समय जियाओतोंग भी स्वतंत्र थी। ये पता चला कि उसे लिन ज़ेफू द्वारा बॉक्स में डाल दिया गया था। जब तक वह किसी दूर स्थान के लिए बस में चढ़ी तब तक वह गूंगी लड़की नहीं रह गई थी जिसे इच्छानुसार धमकाया जाता था। यहाँ जो कुछ भी होता है वो उनके द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है ताकि धमकाने वाले को कीमत चुकानी पड़े और न्याय हो सके।